13 साल पहले एक ऐसा मामला जिसने भारतीय मीडिया की सबसे ताकतवर हस्तियों में से एक अदालत के कटघरे तक पहुंचा दी। एक ऐसा पत्रकार जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन का चेहरा था, जिसने देश के बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों का पर्दाफाश किया, लेकिन एक दिन उसी पर लगा ऐसा आरोप जिसने उसकी पूरी पहचान बदल दी। गुरुवार को 13 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व तहलका संपादक तरुण तेजपाल को 2013 के गोवा यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने 2021 में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए बरी करने के फैसले को ही पलट दिया। लेकिन सवाल है कि आखिर 2013 में गोवा के उस होटल की लिफ्ट में क्या हुआ था। एक समय देश के सबसे प्रभावशाली पत्रकारों में गिने जाने वाले तरुण तेजपाल आखिर आरोपी कैसे बन गए? 13 साल तक ये केस क्यों चलता रहा? ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी क्यों किया और हाई कोर्ट ने उसी मामले में दोषी कैसे ठहरा दिया? सजा सुनाते वक्त तरुण तेजपाल ने ऐसा क्या कहा जिससे उन्होंने खुद की तुलना उमर खालिद और शर्जील इमाम से कर दी? और आखिर पीड़िता की मां ने फैसला के बाद ऐसा क्या कहा कि पूरा कोर्ट रूम भावुक हो गया? आज इस वीडियो में हम इस पूरे केस की शुरुआत से लेकर आज की हर परत खोलेंगे क्रमवार। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं HB डिकोड। दोस्तों, अगर आप 2000 के दशक में भी न्यूज देखते थे तो आपने तहलका का नाम तो जरूर सुना होगा। तहलका सिर्फ एक मैगजीन नहीं थी, उस दौर में इसे खोजी पत्रकारिता का बड़ा चेहरा माना जाता था। इसके संस्थापक और संपादक थे तरुण तेजपाल। उन्होंने पत्रकारिता में कई चर्चित खोजी रिपोर्ट और स्टिंग ऑपरेशन किए, जिनमें ऑपरेशन वेस्ट एंड सबसे ज्यादा चर्चित है। इस ऑपरेशन के बाद तहलका राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया और तरुण तेजपाल की पहचान एक प्रभावशाली खोजी पत्रकार के रूप में बन गई। लेकिन 2013 में सब कुछ बदल गया। गोवा का थिंक फेस्ट, यहां से शुरू हुई पूरी कहानी। नवंबर 2013, एक 5 सितारा होटल जहां तहलका का सालाना थिंक फेस्ट आयोजित किया गया, गोवा में। इस कार्यक्रम में देश विदेश की बड़ी हस्तियां शामिल थी। तरुण तेजपाल इस आयोजन के प्रमुख चेहरों में से थे। इसी कार्यक्रम के दौरान तहलका की एक युवा महिला सहकर्मी ने आरोप लगाया कि होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने उसके साथ 2 अलग अलग मौकों पर यौन उत्पीड़न किया। बाद में यह मामला पुलिस तक पहुंचा और FIR दर्ज हुई। यहीं से भारत के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में से एक की शुरुआत हो गई। उस समय तरुण तेजपाल सिर्फ एक संपादक नहीं थे, वो कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी भी थे और शिकायत करने वाली महिला उन्हीं के अधीन काम करती थी। यानी ये सिर्फ 2 लोगों का मामला नहीं, ये पावर वर्सेस एम्प्लॉय का मामला भी बन गया था। घटना के बाद महिला पत्रकार ने अपनी शिकायत लिखी। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को विस्तार से बताया कि लिफ्ट में उसके साथ क्या क्या हुआ। कुछ ही समय बाद ये मामला कंपनी के अंदर से निकलकर सार्वजनिक हो गया। सबसे ज्यादा चर्चा उस ईमेल की हुई जो खुद तरुण तेजपाल ने लिखा था। उस ईमेल में उन्होंने अपने व्यवहार पर अफसोस भी जताया और कुछ समय के लिए खुद को संपादकीय जिम्मेदारियों से अलग करने की बात कही। बाद में यही ईमेल अदालत में बेहद अहम सबूत माना गया। हाईकोर्ट ने माना कि ये ईमेल मामले के महत्वपूर्ण साक्ष्यों में से एक है। शुरुआत में मामले को संस्थान के भीतर ही संभालने की कोशिश तो की गई, लेकिन विवाद इतना बढ़ता गया कि गोवा पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया। FIR दर्ज हुई, जांच शुरू हुई, महिला के बयान लिए गए, होटल के CCTV फुटेज जुटाए गए, गवाहों से पूछताछ हुई, डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किए गए और फिर तरुण तेजपाल को आरोपी बनाया गया। कुछ दिनों बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यहीं से एक कानूनी लड़ाई शुरू हुई जो 13 वर्षों तक चलने वाली थी। अब मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। अभियोजन पक्ष का कहना था कि महिला ने लगातार एक जैसी कहानी बताई है। उसके बयान, CCTV और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। दूसरी तरफ तरुण तेजपाल की ओर से आरोपों पर लगातार विरोध किया गया। बचाव पक्ष ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं है और उन्हें बरी किया जाना चाहिए। मामला कई वर्षों तक अदालत में चलता रहा। गवाह आए, जिरह हुई, दस्तावेज पेश हुए और आखिरकार 2021 में ट्रायल कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी। करीब 8 साल की सुनवाई के बाद गोवा की सेशन कोर्ट ने 2021 में तरुण तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था, लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं हुई। गोवा सरकार इस फैसले से सहमत नहीं थी। सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि तरुण तेजपाल दोषी है या नहीं, सवाल ये भी था क्या ट्रायल कोर्ट ने सबूतों का सही मूल्यांकन किया था। हाई कोर्ट ने पूरे मामले की फिर से समीक्षा शुरू कर दी। गवाहों के बयान, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, CCTV और ट्रायल कोर्ट के फैसले की हर टिप्पणी को एक एक करके परखा गया। कई महीनों तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई और फिर 2026 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। हाई कोर्ट ने कहा, यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में अदालत को पीड़िता के व्यवहार को पुराने सामाजिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए।
कोर्ट ने माना कि घटना के बाद कोई पीड़िता किस तरह व्यवहार करेगी, ये तय करने का कोई एक तय पैमाना नहीं हो सकता। अगर कोई महिला घटना के बाद सामान्य दिखाई देती, काम करती रहे या फिर कुछ समय तक चुप रहे तो केवल इसी आधार पर उसकी शिकायत को झुठलाया नहीं जा सकता। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों को गलत दृष्टिकोण पर आधारित माना और कहा कि सबूतों का मूल्यांकन कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए। यही वो बिंदु था जहां से पूरा केस पलटने लगा। सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर हाईकोर्ट के किस आधार पर कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही नहीं था। कोर्ट ने कई अहम पहलुओं पर भरोसा जताया। सबसे पहले पीड़िता का बयान। हाईकोर्ट ने माना कि शुरुआत से लेकर अदालत तक उसके बयान में मुख्य घटनाक्रम लगातार एक जैसा रहा। दूसरा, घटना के बाद भेजे गए ईमेल। कोर्ट ने कहा कि घटना के तुरंत बाद लिखे गए ईमेल और शिकायत इस मामले में महत्वपूर्ण परिस्थिति जन्य साक्ष्य है। और तीसरा, होटल का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और दूसरे दस्तावेज। इन सब को जोड़कर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभियोजन का पक्ष मामला संदेह से परे साबित होता है और इसके बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया। इसके बाद अदालत ने तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। ये वही मामला था जिसमें वो पहले बरी हो चुके थे, लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य दोष रद्द करने के लिए पर्याप्त है। फैसले के बाद देश भर में इस मामले पर फिर बहस शुरू हो गई। कई लोगों ने इसे यौन उत्पीड़न मामलों में एक महत्वपूर्ण फैसला बताया तो कुछ लोगों ने कहा कि अब अगला कदम सुप्रीम कोर्ट होगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी था कि सजा कितनी होगी। दोस्तों, जब अदालत सजा तय करने वाली थी तब तरुण तेजपाल ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की। उन्होंने अपनी उम्र का हवाला दिया, अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनका परिवार पूरी तरह उन पर निर्भर है। उन्होंने अदालत से कम सजा देने की मांग की। यही नहीं, उन्होंने खुद को भी इस पूरी प्रक्रिया का पीड़ित बताया। लेकिन उनकी एक और टिप्पणी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। बेंच के सामने खड़े तेजपाल ने खुद जजों के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मैं 62 साल का हूं और मेरा मानना है कि मैं भी पीड़ित हूँ। मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं और मेरे पास कहने को कुछ ज्यादा नहीं। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हम अपील कर सकते हैं, कृपया मेरे साथ नरमी बरती जाए। बाकी तथ्य रिकॉर्ड में है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अदालत में ये बात जज के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कही। सजा पर बहस के दौरान तरुण तेजपाल ने अदालत में कहा कि हम निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो राजनीतिक बदले की भावना और तहलका के काम की वजह से मेरे पीछे पड़े। हमने ट्रायल कोर्ट में 7.5 साल तक केस लड़ा और बरी हो गए। जो लोग उनके साथ थे वो बरी हो गए, लेकिन वो उन लोगों के पीछे पड़े हैं जिन्होंने उनके खिलाफ लिखा। उमर खालिद और शर्जील इमाम कई सालों से जेल में है। तहलका की रिपोर्टिंग से शायद उन्हें कुछ राजनीतिक नुकसान हुआ हो या उनके निजी हितों को चोट पहुंची हो। वो पिछले 13 सालों से बदले की भावना से मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि ऐसे जज होंगे जो सच देखेंगे, हम सबूत सबके सामने रखेंगे। करीब 13 साल तक चले इस मामले में अब सबकी नजर सिर्फ एक सवाल पर है, क्या तरुण तेजपाल जेल जाएंगे? अगर जाएंगे तो कितने समय के लिए? बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद तरुण तेजपाल को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सजा तय करते समय अदालत ने कहा कि ये कोई साधारण अपराध नहीं था। यह मामला एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा था जो एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान का प्रमुख था और शिकायत करने वाली महिला उसी संस्थान में काम करती थी। यानी ये केवल एक आपराधिक मुकदमा नहीं था, बल्कि विश्वास, पद और अधिकार के दुरुपयोग से जुड़ा मामला भी था। फैसले के बाद एक सवाल और, अगर दोषी ठहरा दिया गया तो अदालत ने उन्हें तुरंत हिरासत में क्यों नहीं लिया? दरअसल हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए सीमित समय दिया। इसी वजह से उन्हें तुरंत जेल भेजने की बजाय निर्धारित समय के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया। यानी दोष सिद्धि बरकरार रही, लेकिन कानून के तहत उन्हें आगे अपील करने का अवसर भी प्रदान किया गया। फैसले के बाद सबसे भावुक प्रतिक्रिया थी पीड़ित की मां की। उन्होंने कहा, इतने सालों से जो बोझ दिल पर था वो आज कुछ हल्का हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कई साल उनके परिवार के लिए बेहद कठिन रहे। ये सिर्फ अदालत का मुकदमा नहीं था, बल्कि मानसिक और सामाजिक संघर्ष। उन्होंने अदालत के फैसले का स्वागत किया और कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा था। दूसरी ओर तरुण तेजपाल लगातार यही कहते रहे कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। उन्होंने अदालत में ये भी कहा कि उनके खिलाफ मौजूद साक्ष्यों की अलग तरह से व्याख्या हो सकती है और उन्हें विश्वास है कि आगे की कानूनी प्रक्रिया में उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि वो इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे, यानी कानूनी लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, इसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करना आसान होता है? क्या कार्यस्थल पर शक्ति का असंतुलन न्यायिक मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए? क्या किसी पीड़िता के व्यवहार को देखकर उसकी शिकायत की सच्चाई तय की जा सकती है? बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले ने इन सवालों पर महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणियां की। अदालत ने साफ संकेत दिया कि यौन उत्पीड़न के मामलों में रूढ़ धाराओं यानी कि स्टीरियोटाइप्स के आधार पर पीड़िता के व्यवहार का आकलन नहीं किया जा सकता। हर मामला उसके तथ्य, सबूत और परिस्थितियों के आधार पर तय होगा। 2013 गोवा के एक होटल के लिफ्ट में शुरू हुई ये कहानी 2026 में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले तक पहुंची।
इन 13 वर्षों में जांच हुई, गिरफ्तारी हुई, ट्रायल चला, बरी होने का फैसला भी आ गया, फिर अपील भी हुई और आखिरकार दोष सिद्धि और 10 साल की सजा सुनाई। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि भारतीय कानून हर दोष सिद्धि व्यक्ति को ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार देता है। ऐसे में आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, उस पर अब पूरे देश की नजर रहेगी। लेकिन एक बात तय है, तरुण तेजपाल केस भारतीय न्यायिक हिरासत के उन मामलों में गिना जाएगा जिसने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, शक्ति के दुरुपयोग और न्यायिक दृष्टिकोण पर लंबी बहस को जन्म दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगली किसी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए HB डिकोड।